नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने मनोविज्ञान का नया टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता शुरू किया था। उसी को आगे कंटिन्यू कर मैं फिर लेकर आई हूँ और आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक के अंतर्गत जाना था कि व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, उसके प्रकार के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में। आज हम जानेंगे मनोविज्ञान के इस टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार और उससे बनने वाले और प्रकार और इसके कारण के बारे में। जब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रकार हैं, एक अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और एक अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। लेकिन ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है किन आधारों पे हम जान सकते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है, यानी कोई विभिन्नता है, ये हम जानेंगे कैसे। तो उनके लिए कुछ आधार निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, भाषाई, व्यक्तित्व और भी काफी सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम दो व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता को निर्धारित कर सकते हैं कि इनमें भिन्नता है। जैसे कि अगर आप किसी को की शारीरिक बनावट को देखते हैं या कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है, तो उसे देखकर आप ये निर्धारण कर पाएंगे कि इन दोनों व्यक्तियों की लंबाई में ये भिन्नता है या इनकी शारीरिक बनावट में ये भिन्नता है। ठीक है, तो यही जो है आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर आप व्यक्तियों में भिन्नता को निर्धारित कर सकते हैं। इन्हीं आधारों के आधार पर जो है इनके प्रकारों को भी निर्धारित किया गया है। पहले हमने पढ़ा था दो प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता को भी इन्हीं आधारों पर हमने दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, कैसे कि जब हम अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ते हैं तब हम एक व्यक्ति के मैंने आपको यही तो बताया था कि अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे आप किसी एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसके शारीरिक, मानसिक और उसके ये सारे गुण जो हैं वो एक से हों। कि अगर वो शरीर से पहलवान है तो उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होगी या वो बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि का होगा या उसको अपने संवेगों पर बहुत नियंत्रण होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं। हो सकता है कि वो शरीर से पहलवान जरूर हो पर उसमें उसकी बुद्धि बहुत क्षीण हो, उसका संवेगों पर कोई कंट्रोल नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये सारे गुण जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में भी पाए जाएंगे और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत पाए जाएंगे, परंतु आप इनमें तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी भी शारीरिक गुणों को देखकर क्या उसके मानसिक गुणों का निर्धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति की जो आप तुलना करने जा रहे हैं वो इन गुणों के आधार पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन जब अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता आप पढ़ते हैं तब इसके अंतर क्या होता है कि हम दो व्यक्तियों के अंतर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगर हम एक एक आधार को उठाते हैं, जैसे कि हमने शारीरिक आधार को उठाया अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत, तब हम क्या करेंगे, हम दो लोगों की शारीरिक विभिन्नताओं के अंतर को निर्धारण कर सकते हैं। अगर आप दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक बहुत मोटा है, एक पतला है, तो आप उनकी तुलना कर पा रहे हैं ना आपस में कि ये उनकी आपस में तुलना हो रही कि एक मोटा है, एक पतला है। ऐसे ही अगर आप उनके मानसिक आधार को उठा लेते हैं दो व्यक्तियों के अंतर्गत, तो क्या करेंगे, आप समझ पाएंगे कि किसकी बुद्धि तेज है और कौन सी कम बुद्धि का व्यक्ति है। तो इन गुणों के आधार पर आप क्या करेंगे, उनकी विभिन्नताओं का निर्धारण कर पाएंगे। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आप जो है तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जो आधार दिए गए हैं ये दोनों में, चाहे अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ेंगे या अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ेंगे, दोनों में आधार समान रहेंगे और ये सारी क्रियाएं एक दूसरे से अंतर क्रिया नहीं कर सकती। मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप किसी के शारीरिक गुणों के आधार पर उसके मानसिक गुणों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके सामाजिक गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। उसकी सामाजिकता कैसे है ये आप नहीं निर्धारण कर सकते हैं। तो जब इन सब गुणों को आप एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं, किसी की एक भी गुण को उठाकर आप दूसरे गुण से उसे नहीं मिला सकते हैं, यानी कि ये सारे गुण एक दूसरे से अंतर क्रिया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, यानी ये अलग अलग है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इन्हीं आधारों पर क्या हुआ कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को और भागों में बांटा गया। जैसे कि अगर हम शारीरिक आधार उठाते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगी शारीरिक आधार के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, मानसिक उठाते हैं तो मानसिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, और सामवेगिक उठाएं तो सामवेगिक। इसी प्रकार इन सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्धारण किया जाता है।
अब हम एक एक कर इन सारी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है शारीरिक व्यक्तिगत भिन्नता। तो शारीरिक व्यक्तिगत भिन्नता को तो जैसे कि आपने समझ लिया कि दो व्यक्तियों के, जब हम अंतर व्यक्तिगत भिन्नता हमने पढ़ी तो उसमें तो एक व्यक्ति का ही निर्धारण करना है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप नहीं तुलना कर सकते, किसी एक व्यक्ति के शरीर की तुलना उसी के व्यक्ति से थोड़ी ना हो सकती है। जब दो व्यक्ति होंगे तभी तो उनके शरीर की तुलना होगी। तो अब आप क्या करेंगे, उनके शारीरिक गुणों को तुलना करने के लिए क्या होगा कि आपको उनका निर्धारण करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। कोई बहुत लंबा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। ठीक है, तो जिससे शारीरिक गुणों का निर्धारण हो सके, शारीरिक भिन्नता जानी जा सके, जिन दो व्यक्तियों के बीच में शरीर के आधार पर जो अंतर निर्धारण किया जाए, तो वो कैसी भिन्नता कहलाएगी, आपकी शारीरिक व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर आती है मानसिक व्यक्तिगत भिन्नता। ये प्रत्यय किसने दिया, फ्रीमैन और फ्लोरी महोदय ने। ठीक, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मानसिक व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हुए, तो वो हुए फ्रीमैन तथा फ्लोरी। इस मानसिक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही इन्होंने एक वक्र का निर्धारण किया जिसे कहा गया संभाव्यता वक्र। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मानसिक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किसने संभाव्यता वक्र का निर्माण किया, या संभाव्यता वक्र जो है वो किस मनोविज्ञानी से संबंधित है, तो वो है फ्रीमैन और फ्लोरी। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका सामवेगिक। हाँ सॉरी, इसको मैंने पूरा डिटेल से आपको समझा नहीं पाया। तो मानसिक व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत क्या, इसमें इन्होंने बताया था, फ्रीमैन और फ्लोरी ने इन्होंने बताया कि आप दो व्यक्तियों को लीजिए, उनकी बुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती। किसी की बुद्धि बहुत तेज होगी, किसी की बुद्धि बहुत कम होगी, कोई बहुत जड़ बुद्धि का होगा, कोई बहुत प्रखर बुद्धि का होगा। तो दो व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का निर्धारण है उनकी बुद्धि के आधार पर भी किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारण मानसिक रूप से उनकी बुद्धि का आकलन करके भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी सामवेगिक व्यक्तिगत भिन्नता। इसमें क्या, संवेग यानी इमोशन। ठीक, तो इमोशन के अंतर्गत क्या कि हर व्यक्ति के इमोशन एक सौ नहीं हो सकते। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना को देखकर जरूरी नहीं है कि सबके विचार संवेग एक जैसे आए। ठीक है, संवेग यानी अगर हम साधारण भाषा की बात में करें तो भाव, तो सबके भाव एक जैसे आ सकते हैं। हो सकता है उस दुर्घटना को देखकर कोई वहां खड़ा रोने लगे, हो सकता है कोई मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगे, या कोई जोर जोर से नाराज होने लगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, या कोई चुपचाप वहां से निकल जाए। सबके अलग अलग संवेग होंगे। तो ये जो भिन्नता है हर किसी के स्वभाव में, हर किसी के संवेग में जो भिन्नता आई, ये क्या कहलाई जाएगी, व्यक्तिगत भिन्नता। यानी इस प्रकार की भिन्नता को हम क्या कहेंगे, सामवेगिक व्यक्तिगत भिन्नता, जो संवेगों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारण कर रही है। इसके बाद आती है आपकी सामाजिक व्यक्तिगत भिन्नता। सामाजिक रूप से भी हर व्यक्ति अलग अलग है। समाज के साथ उसका उठने बैठने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई समाज में बहुत घुल मिल कर रहना पसंद करता है, कोई समाज से कुछ अलग रहना पसंद करता है। तो दो व्यक्तियों की हम व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज में बहुत घुल मिल कर रहते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक बहुत सामाजिक व्यक्ति है, समाज के साथ रहना पसंद करता है। और अगर कोई व्यक्ति समाज से दूर दूर रह रहा है तो कह रहा है कि अरे इसको अकेले रहना पसंद है, इसे ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। तो ये क्या हुई, ये भिन्नता हो गई दो व्यक्तियों की, किस आधार पर, सामाजिक आधार पर। ठीक है, इसके बाद आता है भाषाई व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत क्या, देखिए किसी को किसी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता है, हिंदी का ज्ञान किसी को बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति को इंग्लिश का ज्ञान बहुत अच्छा है, कोई तमिल बहुत अच्छी जानता है। ठीक है, तो ये भाषा के आधार पर जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना, तो वो कैसी कहलाई जाएगी, भाषाई व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, ये सारे आधार अलग अलग हैं, इनको आप एक में मिक्सअप नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इसके आधार पर, भाषा के आधार पर समाज का निर्धारण नहीं कर सकते, समाज के आधार पर संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इन सब की तुलना आप नहीं कर सकते। दो व्यक्तियों के बीच में किसी एक गुण की तुलना हो सकती है कि आप दो व्यक्तियों को ले लीजिए और भाषाई आधार पर उनकी तुलना आप कर सकते हैं कि एक को इंग्लिश ज्यादा अच्छी आ रही है, या एक को इंग्लिश हिंदी ज्यादा अच्छी आ रही है तो दूसरे को तमिल बहुत अच्छी आती। इस आधार पर तो व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारण कर सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो व्यक्तियों को ले लीजिए और उनके सामाजिक गुण और भाषाई गुण सबको मिक्स करके आप उनकी तुलना कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाषाई आधार पर समझ गया कि भाई किसी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, हिंदी भाषा का ज्ञान किसी को बहुत अच्छा है और दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है। तो जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है वो हिंदी के नॉवल पढ़ना पसंद करेगा, हिंदी की किताबें पढ़ना पसंद करेगा, और जिसको इंग्लिश का है वो इंग्लिश को प्रेफर करेगा। तो इससे क्या होगा कि दो व्यक्तियों के बीच में भिन्नता आ गई।
ठीक है, भाषाई आधार पर। इसके बाद व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे हम निर्धारित करेंगे कि कुछ व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का व्यक्ति कैसे होते हैं, जो एकाकी रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपना दुख सुख उन्हें किसी के साथ बांटना पसंद नहीं होता, वो किसी के साथ बोलना चलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी बातों को अपने तक सीमित रहते हैं। इसी और ऐसे ही अगर बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करते हैं तो बहिर्मुखी व्यक्ति में क्या होगा, तो मैं आपको व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता बता रही थी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि व्यक्तित्व दो प्रकार के मैंने आपको बताया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी के अंतर्गत मैंने भी आपको बताया। बहिर्मुखी कैसे होते हैं, जो अपने दूसरों के साथ हंसना बोलना मिलना जुलना पसंद करते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं और वो अपनी सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे सब एक साथ, इस तरीके से व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति आप समाज में देखोगे, दो व्यक्तियों को लीजिए, अगर एक इस तरह का है और दूसरा कम बोलने वाला है तो क्या होगा, तो आप उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार और आधारों का निर्धारण किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम दो प्रकार से और जान सकते हैं। ठीक, जिसके अगर आप किसी बुक को आप उठाएंगे या आपने कहीं और भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम दो आधार पर और बांट सकते हैं। कौन कौन से आधार पर, वंशानुक्रम और किसके आधार पर, अर्जित गुणों के आधार पर। ठीक है, वंशानुक्रम, व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की और हो सकती है, वंशानुक्रम के कारण या अर्जित गुणों के कारण। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब हम वंशानुक्रम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या सारी चीजें वही हैं, सिर्फ थोड़ी सी कहना चाहिए लैंग्वेज बदल जाती है। वंशानुक्रम के अंतर्गत आप शारीरिक व्यक्तिगत विभिन्नता को ले सकते हैं, ठीक है, और लिंग को ले सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप अर्जित वाली लेते हैं तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, उसके अंतर्गत आपकी भाषाई व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी, सामाजिक व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी, लिंग आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी जो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों से परिचित कराना चाहता हूँ कि आखिर व्यक्तिगत विभिन्नता किसी भी व्यक्ति में क्यों आ जाती है। ठीक है, हम सबके हाथ पैर मुंह नाक सब भगवान ने एक जैसे दिए हैं, लेकिन ये भिन्नताएं आती क्यों हैं, इनके क्या कारण है, पहले हम इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का हस्तांतरण होना, ये क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। जैसे कि अगर माता पिता की संतान है तो वो अपने माता पिता का ही अनुसरण करेगी, उन्हीं की तरह होगी। ठीक है, ये क्या, हर किसी का वंश अलग अलग है और उसका विकास उसकी वृद्धि उसके वंश के अनुरूप ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी वंश के हैं और आप किसी और की तरह रहें, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने माता पिता की तरह ही चलेंगे जुड़ेंगे, उनकी तरह ही बढ़ेंगे, आपके विकास जो है उन्हीं की तरह होगा। तो ये क्या है, वंशानुक्रम कहलाएगा। ठीक है, इसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है, वो आपके घर के किसी बच्चे की तरह नहीं हो सकता, वो अलग ही अलग दोनों होंगे। ठीक, तो ये भिन्नता है क्यों, ये वंशानुक्रम के कारण है। ठीक, इसके बाद दूसरा कारण क्या है आपका, वातावरणीय कारण। वातावरणीय कारण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक कारण और एक सामाजिक कारण। ठीक, वातावरण के अंतर्गत क्या होता है, जब हम भौतिक कारण को पढ़ते हैं तो भौतिक कारण के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि हम ठंडे प्रदेश के लोगों को लें, गर्म प्रदेश के लोगों को लें, तो वहाँ के लोगों, गर्म प्रदेश और ठंडे प्रदेश के लोगों के बीच में बहुत अंतर पाया जाता है। गर्म प्रदेश के लोग क्या होगा, उनका रंग जो होगा वो दबता हुआ होगा, वो कुछ आलसी होंगे और उनकी लंबाई जो है कुछ कम होगी। ये गर्म प्रदेश के लोगों की विशेषता है। जैसे कि नीग्रो हुए, आपने इस नीग्रो प्रजाति के लोगों के बारे में अगर पढ़ा हो तो आप ये जान सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप ठंडे प्रदेशों के लोगों को देखें तो उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, वो गोरे रंग के होते हैं और उनका जो शरीर है वो फुर्तीला होता है, उनमें आलस नहीं होता। तो ये परिवर्तन जो है, ये भिन्नता जो है वो किस कारण है, ये जो है वातावरण के किस बात के कारण, भौतिक वातावरण के कारण में ये भिन्नता आई है। ये जो भिन्नता आई वो किस वजह से आई, भौतिक वातावरण के कारण। और इसी तरह अगर हम सामाजिक वातावरण की बात करते हैं तो क्या होता है, सामाजिक वातावरण में क्या है कि जैसे एक ही माता पिता की दो संतानें आपने देखा, फिर भी उनके स्वभाव में उनमें अंतर होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये वातावरण के कारण होता है। ये इस वजह से होता है कि मान लीजिए
भाई वंशानुक्रम के कारण जो है वो होंगे तो अपने माता पिता के कारण, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ अंतर हो सकता है, उनके उठने बैठने के तरीके में कुछ अंतर हो सकता है। वो क्यों? वातावरण के कारण। क्योंकि मान लीजिए वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है ये किसी को नहीं पता। एक पता चल रहा है बहुत अच्छे उसके फ्रेंड सर्कल है तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है, उसका आचरण अच्छा है। और कुछ अगर गलत संगत में पड़ गया तो उसके गलत आचार विचार हो जाएंगे। तो ये जो अंतर आया वो किस वजह से आया? वातावरण के कारण। जैसे कि आपने एक उदाहरण पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि एक छोटे से बच्चे को जंगल में उठा ले गए थे जानवर, तो वो जंगली जानवरों की तरह ही रहने लगा, 4 पैरों पर चलने लगा, मांस खाने लगा। ये क्यों? क्योंकि वो वैसे वातावरण में पहुंच गया, जबकि वो एक मनुष्य था, 2 पैरों पर उसे चलना चाहिए था, मनुष्य की तरह आचरण करना चाहिए था, लेकिन उसने आचरण कैसा किया? जानवरों की वजह से। क्योंकि वो उस जंगल वाले वातावरण में पहुंच गया था। तो वातावरण का इसके कारण व्यक्तिगत विभिन्नता आपको समझ में आ गई। मैंने वातावरण के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की बताई। एक जो है वो जैविक भौतिक वातावरण की वजह से, और एक सामाजिक वातावरण की वजह से। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग के आधार पर। ठीक, तो लिंग के आधार पर विभिन्नता कैसी होती है? जैसे कि आप लड़के लड़कियों को देखिए, ये दोनों लिंग परिवर्तित लिंग है, और इनमें क्या है, ये विपरीत लिंग है। एक लड़के को ले लीजिए, एक लड़की को ले लीजिए, इनका विभिन्नता तो आपको वैसे ही समझ में आएगी कि लड़के और लड़कियों की शारीरिक बनावट में, उनके बोल चाल में, उनके उठने बैठने के तरीकों में, सब में भिन्नता होती है। ठीक, लड़कियां कोमल हृदय होती हैं जबकि लड़के कठोर हृदय होते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ। लड़कियां अपने इमोशन पर इतनी जल्दी कहने कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जबकि लड़के अपने इमोशन पर जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये लिंग, ये समझ में आ रहा? ये लिंग की वजह से जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो भी आ जाती है। ठीक, लिंग के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता। उसके बाद बुद्धि के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि बुद्धि की वजह से जो भी है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर समझाया कि जब हम मानसिक व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ते हैं तब हमने आपको बताया था कि किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी की बहुत धीमी है। तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नता बुद्धि के कारण ये कैसी होगी? अगर जैसे कि हम बात करें, अगर कोई बहुत तीव्र बुद्धि का है, कोई बहुत मंद बुद्धि का है, तो ये भी तो व्यक्तिगत विभिन्नता ही का कारण है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो है व्यक्तिगत बुद्धि के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रजाति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है? प्रजाति यानी कि जब हम किसी जनजाति का अध्ययन करते हैं तो जनजातियों को रहने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है, जितना कि शहरी क्षेत्रों को भी लोगों को मिलती है। तो इस कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई ना तो उन्हें इतना साधन मिल रहा है, ना उन्हें इतना तरीका पता है जीवन जीने का कि कैसे हमको जीना, जो कि शहरी लोगों को पता है। तो अगर आप इन दोनों को उठाइए तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझ में आएंगी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है। ठीक है, तो ये क्या? प्रजाति के कारण, राष्ट्रीयता के कारण। जब राष्ट्रीयता को लेते हैं, अगर हम भारत देश को लेते हैं और एक तरफ हम अमेरिका को ले लेते हैं, तो इनकी राष्ट्रीयता के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं लोगों में आ जाती है। अगर हम वहाँ के लोगों को देखेंगे तो वहाँ के लोग आप किसी का अभिवादन हाथ मिलाकर करते हैं, जबकि भारत के लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किस कारण उत्पन्न हुई है? राष्ट्रीयता के कारण, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता और वहाँ की राष्ट्रीयता में अंतर है। ठीक, इसके बाद क्या आता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। इसमें क्या है? देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ये बहुत प्रभावी कारण है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है या उसकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है तो उस क्षेत्र से जो बच्चा आ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा निश्चित ही हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उसको सुविधाएं अच्छे से मिलती हैं। तो वो क्या करता है, वो उसका रहन सहन का तरीका, पढ़ने में वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसका रहन सहन का तरीका अच्छा होता है, बोलने चालने का उसको सलीका होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ये सच ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी है उस परिवार के बच्चे, उस परिवार के व्यक्ति जो हैं वो अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है या निम्न सामाजिक स्थिति से आया है तो वो क्या होता है, तो उसके जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अंतर आ जाता है, क्योंकि वो ना तो उसको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, ना उसके घर में इतना कोई उस पर ध्यान देने वाला, पढ़ाने वाला है कि जो उसको पढ़ा सके। तो उसका बुद्धिक स्तर भी कम हो जाता है, उसकी पढ़ाई में रुचि भी कम हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो। ठीक है जी, समझ में आ रहा? तो इन स्थितियों के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद परिपक्वता और आयु।
ठीक, इसके बाद क्या आती है आपकी परिपक्वता व आयु। आयु के साथ, देखिए आप आयु के साथ अगर आप एक शैशवावस्था को लेते हैं, बाल्यावस्था के बालक को लें, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, सबको एक एक लें, तो आपको ये दिखाई देगा कि उसमें स्पष्ट परिवर्तन, अंतर आपको दिखाई देगा कि जो शैशवावस्था का बालक होगा उसको इतना ज्ञान नहीं, ठीक। इसके बाद बाल्यावस्था, उसके ज्ञान में कुछ वृद्धि हो रही है, तो उसके हर चीज के तरीके में अंतर आ रहा है। किशोरावस्था में ज्ञान की वृद्धि और हो जाती है। इसी प्रकार प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति में और भी ज्यादा ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आयु के साथ जो है व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। जब हम छोटे हैं तो हमें इन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं होता शैशवावस्था में, तो उनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं में धीरे धीरे पहुंचते हैं और हमारी आयु बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों से क्या करते हैं, हम सीखते हैं, और सीखने से क्या होता है, हम परिपक्व होते जाते हैं। यानी परिपक्वता जो है वो आयु के साथ बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है? आयु के साथ परिपक्वता बढ़ती जाती है और धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं। और यही विभिन्न आयु में अगर हम देखें तो यही व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनता है। ठीक, यानी आप समझ गए, एक आयु से दूसरी आयु में व्यक्तिगत विभिन्नता होने का कारण क्या है, यही तो है। ठीक, और जैसे जैसे आयु के साथ हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हमें अनुभवों का आकलन अपने एकत्र होता जाता है, तो क्या होता है, परिपक्वता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो परिपक्वता और आयु के आधार पे भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। समझ में आया? अलग अलग आयु में अलग अलग जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएंगी। परिपक्वता अलग अलग आयु की अलग अलग होगी। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण क्या है, परिपक्वता व आयु। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमने दो प्रकार से और बांटा था, एक वंशानुक्रम और दूसरा अर्जित। तो जैसे इसमें आप वंशानुक्रम देखिए, सारी बातें वही हैं, खाली इनका विभाजन अलग अलग कर दिया गया। वंशानुक्रम जितनी भी शारीरिक विभिन्नताएं होंगी वो किसके कारण होंगी, व्यक्तिगत वंशानुक्रम के कारण। जितनी भी लिंग संबंधी विभिन्नताएं होंगी वो किसके कारण होंगी, वंशानुक्रम के कारण होंगी। बुद्धि वंशानुक्रम के कारण होगी। ठीक है, भाषा की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आएगी, ये अर्जित व्यक्तिगत विभिन्नता के। भाषा जो है अर्जित की जाती है, भाषा कोई जन्मजात चीज नहीं है। ठीक, अगर हम सामाजिक की बात करें या सामवेगिक की बात करें तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अर्जित के अंतर्गत। इसे इतना कोई कठिन चीज नहीं है जो आप समझ ना पाए। फिर भी अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं इसको भी डिटेल से समझा दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।